जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु मौर्योत्तर काल का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने मौर्य काल का कंप्लीट डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिए अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की 187 ईसा पूर्व में अपनी सेना का निरीक्षण करने के दौरान उसी के प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी। इस प्रकार मौर्य शासन का अंत हो गया और शुंग वंश की मगध के शासकों के रूप में स्थापना हुई। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त होता है, जिसकी हत्या 187 ईसा पूर्व में किसके द्वारा किया जाता है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि उसका प्रधान सेनापति होता है। और यहाँ से शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। यहाँ पर दिया दोस्तों, शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से लेकर के 148। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है ना। देखिए ये जो चलता है ये 73 ईसा पूर्व तक चलता है। 73 ईसा पूर्व मतलब ये लगभग 112 वर्ष का शासन होता है। यहाँ पर दिया शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंगों का उनकी मूल जाति में ब्राह्मण माना जाता था, मतलब शुंगों को ब्राह्मण माना जाता था। और इसका उल्लेख बौद्ध एवं ब्राह्मणवादी दोनों ही ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है। ब्राह्मणवादी ग्रंथ कौन कौन से? जैसे हर्षचरित, बृहदारण्यक उपनिषद, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, दिव्यावदान। इसके अतिरिक्त यहाँ पे तारांत, जो कि बौद्ध विद्वान है, इनके विवरणों में इसे ब्राह्मण बताया गया है। आगे दिया शुंग वंश में कुल 10 शासक थे जो कि शासन करते 112 वर्षों तक। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया पुष्यमित्र शुंग। अब शुंग के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। सेनानी या सेनापति पुष्यमित्र की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि थी। तो इसकी प्रमुख उपाधि थी सेनानी या सेनापति। यह पहले मौर्य सेना का प्रमुख सेनापति था। राजा धना के अयोध्या प्रस्तर अभिलेख में उल्लेखित है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। देखिए, राजा धना का जो अयोध्या प्रस्तर अभिलेख है, इसमें यह बताया गया कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। मालविकाग्निमित्रम नाटक पुष्यमित्र और विदर्भ के राजा यज्ञसेन के बीच संघर्ष और उनके ऊपर शुंगों के जीत का उल्लेख करता है। पुष्यमित्र शुंग बैट्रियाई यूनानी शासक दमित्रियस को पराजित किया था। तो देखिए, मालविकाग्निमित्रम जो कि कालिदास ने लिखा है, इसमें पुष्यमित्र और विदर्भ के राजा यज्ञसेन, है ना, इन दोनों के बीच के संघर्षों के बारे में बताते हैं। और इसमें यह बताया गया कि शुंग की कैसे विजय होती है। और पुष्यमित्र युंग ने यूनानी शासक दमित्रियस को भी पराजित किया था। प्रसिद्ध भाषा विद्वानी पतंजलि, जिन्होंने महाभाग के लिखे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। दिव्यावदान, यहाँ पे दिव्यावदान रहेगा, न कि विव्यवदान रहेगा, गलत दिया, दिव्यावदान, है ना, पुष्यमित्र के बौद्धों के प्रति क्रूरता और उनकी बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का वर्णन करता है। मतलब दिव्यावदान में बताया गया कि ये बौद्धों से कितनी घृणा करता था और क्या क्या उसने बौद्धों के प्रति किया था। आगे दिया अग्निमित्र। अग्निमित्र यहाँ पे देखिए, पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र शासक बना। उसने 8 वर्षों तक राज्य किया। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र। ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में बना है कि मालविकाग्निमित्रम किसके ऊपर लिखा गया है? ये अग्निमित्र के ऊपर लिखा गया है। इस नाटक में उसे विदिशा के वायसराय के रूप में वर्णित किया गया। ये विदिशा के राजा के रूप में उसे बताया गया है।
विदर्भ की राजकुमारी मालविका अग्निमित्र की तीसरी पत्नी थी। देखिए मालविका, अग्निमित्रम जो लिखा गया मालविका और अग्निमित्र के बारे में है। उसकी प्रथम दो पत्नियों का नाम धारिणी और इरावती था। अग्निमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ से याद रखिएगा विदिशा अग्निमित्र की राजधानी थी, जबकि पाटलिपुत्र पुष्यमित्र शुंग की थी। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है देवभूति के बारे में। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक होता है। हर्षचरित के अनुसार वह अपने ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व द्वारा मारा गया, जिसने कण्व वंश की स्थापना की। मध्य भारत में शुंग साम्राज्य के कुछ शेष हिस्सों पर सातवाहन प्रतिस्थापित हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कण्व वंश की। देखिए कण्व वंश एक छोटा सा वंश होता है, कुछ समय के लिए शासन करता है। यहाँ पर दिया कण्व वंश में कुल 4 शासक थे, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। तो देखिए इन चारों का नाम पढ़ के एक चीज क्लियर होता है कि प्रथम शासक मतलब स्थापना वासुदेव ने किया था और अंतिम शासक थे सुशर्मा। इन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया। पुराणों में कण्व वंशी शासकों को शुंग भृत्य भी कहा गया है। वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। ये ऋषि कण्व के वंशज माने जाते हैं और पाटलिपुत्र से इन्होंने शासन शुरू किया था। सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या सातवाहन वंश शासक सिमुक ने किया था। तो सिमुक ने सातवाहन की स्थापना किया था, ये भी बिंदु याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दिया मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित वन लाइनर तथ्य। वन लाइनर तथ्य से क्वेश्चन कई बार पेपर में बनने के लिए बनते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लोग देखते। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या 30 हुआ करती थी। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौला शैल शिल्प 3री ईसा पूर्व में मौर्य के दौरान अशोक ने बनवाया था। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था तो पाटलिपुत्र का शासन एक समिति के द्वारा चलता था, जिसमें 30 सदस्य होते थे। दूसरा पॉइंट दिया कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में अशोक ने क्या किया, एक क्या बनवाया, यहाँ पे शैल शिल्प बनवाया, इसका वर्णन किया गया। प्रशस्ति का अर्थ होता है राजा की स्तुति करना। प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख किया जाता है। उत्तर काल में पॉलिश किए हुए मृत भांड, मंडल को पक्की ईंटें, अशोक के अभिलेख, यूनानी यात्रियों का विवरण इत्यादि मौर्य काल के पुरातात्विक स्रोत हैं। देखिए ये मौर्य काल के पुरातात्विक स्रोत ये सब है यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं, जबकि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस इन्हें वृषल कुल बताते हैं। देखिए दिव्यावधान में इनको क्षत्रिय माना गया और वृषल कुल माना गया है मुद्रा राक्षस में। न्यायपालिका विभाग कंटक शोधन से संबंधित है। कंटक शोधन का मतलब यहाँ पे होता था जो फौजदारी व्यवस्था है ना। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे, कंटक शोधन जो कि फौजदारी और धर्मस्थी जिसे कि दीवानी न्यायालय कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी का नाम हेलेना था, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। देखिए सेल्यूकस निकेटर वही ये सिकंदर का सेनापति था, जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था। एक बार कौटिल्य ने आश्रित पत्नियों एवं बच्चों को की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए दंड का विधान किया था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम के दूर देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टों को प्रतिवेदक कहा जाता था। कल्याण नामक व्यापारिक केंद्र का उल्लेख यूनानी लेखक कॉस्मस ने किया है। कंगनहल्ली स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्गत प्रतिमा उनके नाम के साथ प्राप्त हुई है। तो कंगनहल्ली नाम याद रखिएगा, यहाँ से अशोक की प्रतिमा और नाम दोनों मिला है। कंगनहल्ली गुलबर्गा में जो कि कर्नाटक में, यहाँ पे देखिए एकदम विस्तार से दिया, चीतलपुर तालुका में भी स्थित है। अशोक का सरेकुन अभिलेख कंधार में स्थित है। यह अरमैक एवं ग्रीक लिपियों में लिखा गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या पॉइंट दिया है। देखिए यहाँ पर दिया अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। अशोक का 13वां शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारक भेजने का वर्णन करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे देख रखा है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत, सतीयुपुत और जैसे 5 देशों की सीमाओं पर पड़ोसी शक्तियों का वर्णन मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का अभिलेख मिलता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और इनके पौत्र अशोक दोनों का अभिलेख कहाँ पर मिलता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता है। इसका पुरातात्विक प्रमाण पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया है। देखिए कपिलवस्तु, महाविहारे, अंकित शिल्प पिपर हवा से प्राप्त हुए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम वर्ग दार्शनिक का है, द्वितीय वर्ग किसान का है, इसके बाद अहिर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षण, सभासद इत्यादि हैं। आप देख सकते हैं इसके समय में किसानों की स्थिति कितनी बेहतरीन थी, इन्हें द्वितीय वर्ग में शामिल किया गया था। जैन साहित्य से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। आपने पीछे पढ़ा भी कि श्रवण बेलगोला में ये
उपवास रह करके मृत्यु प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया दोस्तों, गुप्तोत्तर काल में पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिपि था। तो गुप्तोत्तर काल में देखेंगे तो ताम्रलिपि प्रमुख बंदरगाह था। दक्षिण में शैव धर्म के आचार्य सुंदर मूर्ति थे। द्रम 16 पड़ मूल्य का एक चांदी का प्राचीन सिक्का था। तो द्रम क्या है? चांदी का एक प्राचीन सिक्का है जिसकी वैल्यू 16 पड़ के बराबर हुआ करती है। गंगा घाटी से मिहिर कुल को नरसिंह गुप्त ने अपदस्थ किया था। तो देखिए गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने हराया था? नरसिंह गुप्त ने। तो ये रहा दोस्तों मौर्योत्तर काल से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं का वर्णन। अब आगे हम लोग गुप्त वंश को पढ़ेंगे अगली क्लास से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।